नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर सड़कों पर उतरे हैं उपनल कर्मचारी। अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर कर्मचारी। पूर्व सीएम हरीश रावत भी रैली में हुए शामिल। वेतन में 20% बढ़ोतरी और नियुक्ति की मांग। महारैली से सड़कें हुई पूरी तरह से जाम। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर महारैली से सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। वहीं पर देहरादून से बड़ी खबर, सड़कों पर उतरे हैं उपनल कर्मचारी। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है कर्मचारी। पूर्व सीएम हरीश रावत भी रैली में हुए शामिल और वेतन में 20% बढ़ोतरी और नियुक्ति की मांग। महारैली से सड़कें हुई पूरी तरह से जाम। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर सड़कों पर उतरे हैं कर्मचारी। अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर हैं और साथ ही पूर्व सीएम हरीश रावत भी रैली में हुए हैं शामिल। वेतन में 20% की बढ़ोतरी की मांग की गई और महारैली में जो सड़क है वो लगातार जाम की स्थिति भी बनी हुई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पूर्व सीएम हरीश रावत नजर आ रहे हैं, साथ ही सड़कों पर उपनल कर्मचारियों का सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर कर्मचारी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जहां कर आपको बता दें कि उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की तरफ से सड़कों पर उतरे हैं। दरअसल नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार मांग भी की जा रही है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आपको बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र न कराए जाने पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने गैरसैंण में सत्र न कराए जाने को शहीदों का अपमान बताया। वहीं पर बीजेपी ने मौसम का हवाला देकर सरकार के फैसले का समर्थन किया और ग्रीष्म काल में भी विधानसभा में सत्र आयोजित करने की बात कही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाना ने भी कहा कि सरकार लगातार बहानेबाजी करती आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कहा कि इस बार सरकार ने विधायकों के नाम का बहाना बनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी इस मौसम में गैरसैंण में सत्र कराए गए, जबकि सरकार ने कहा कि गैरसैंण में अधिक ठंड की वजह से सत्र नहीं कराया जा रहा है। और वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी पूरी तरह से डिफेक्टिव मोड में नजर आ रही है। देखिए, वो मेरी जानकारी में नहीं है कि वो कौन से विधायक हैं जो नहीं जाना चाहते हैं, और मेरे सामने ऐसा कोई विषय नहीं आया जिसमें विकल्प पूछे गए हों कि गैरसैंण जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। सत्र जहां भी आउट होगा, बतौर विधायक हम वहां जरूर जाएंगे। वो मेरी जानकारी में नहीं है कि ऐसे कौन विधायक हैं। ठंड तो बेशक कहीं ज्यादा होगी, कहीं कम होगी, ये अलग विषय है। पहले भी वहां पे सत्र होते रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस आधार पर किसी विधायक ने वहां जाने से इनकार किया हो कि वहां ठंड अधिक है, क्योंकि ठंड तो इस सीजन में होती है वहां। देखिए, गैरसैंण भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में घोषणा पत्र में ग्रीष्मकालीन राजधानी हमने तय किया था। अपने वादे के मुताबिक हम लोगों ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन अस्थायी राजधानी बनाया है। ग्रीष्मकालीन अस्थायी राजधानी, तो ग्रीष्मकालीन के लिए अस्थायी तौर पर राजधानी रहेगी। और वर्तमान में जो सत्र यहाँ आहूत हो रहा है, तो हम विधानसभा भी हुई थी, उस विशेष सत्र हुआ तो उसमें हम सब लोग मिले थे। उसमें कांग्रेस और भाजपा सभी विधायकों का कहना था कि अभी, क्योंकि ये शीतकाल चल रहा है, ग्रीष्मकाल नहीं है, अगर हम इस समय गैरसैंण में सत्र करते हैं तो जो कर्मचारी हमारे वहां पर जाते हैं उनको काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, काफी दिक्कतें होती है, तो ठंड बहुत अधिक होती है। तो इसलिए संभवतः निर्णय हुआ होगा कि देहरादून में ही सत्र किया जाए, लेकिन इसमें सभी लोग सहमत हैं। सत्रह और 18 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं।
सीएम धामी भी 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने भी बताया कि 17 और 18 फरवरी को होने जा रहे इस अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सांसदगण और सभी प्रदेशों के बीजेपी के विधायकगण सहित कई लोग मौजूद रहेंगे। वहीं सीएम धामी के दिल्ली दौरे पर भी विपक्ष ने तंज कसा। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का भी कहना है कि बीजेपी ने प्रदेश के अंदर कोई भी काम नहीं किया जिसका बखान किया जा सके। राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में कल 17 और परसों 18 तारीख को 2 दिन में हो रहा है। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य रहेंगे, सभी सांसदगण रहेंगे, सभी प्रदेशों के बीजेपी के विधायकगण रहेंगे। अब प्रदेश के सभी पदाधिकारी हैं, सरकारों में जो दायित्ववान लोग हैं, दायित्वधारी, वो सभी दायित्वधारी उसमें रहने वाले हैं। मीडिया से संबंधित लोग उसमें रहेंगे पूरे देश भर के, और लगभग 10,000 से अधिक प्रतिनिधि पूरे देश भर से इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे। हाँ बिल्कुल। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है, और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध बनाने की दिशा में कई समावेशी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान प्रदेश वासियों को लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिससे सरकार द्वारा संचालित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पेयजल व खेल आदि क्षेत्रों को गति मिलेगी, जिनका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के निवासियों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन से उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को नया आयाम तो मिला ही है, साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वाकांक्षी मानस खंड मंदिर माला परियोजना को नया संबल मिला है। इससे पूरे राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे और स्थानीय निवासियों की आय में बढ़ोतरी होगी। डबल इंजन सरकार ने लिया है प्रण, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाएंगे हम। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है।
हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। अल्मोड़ा जिला पंचायत की सामान्य बैठक का आयोजन किया गया। जिला पंचायत सदस्यों ने समय पर भुगतान नहीं होने पर नाराजगी जताई है। इस मामले पर जिला पंचायत अध्यक्ष का भी कहना है कि राज्य सरकार ने विकास योजनाओं में जियोटैग सिस्टम के चलते भुगतान करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। जिला योजनाओं में जिला प्रशासन, जिला पंचायत को योजनाओं से वंचित किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास रुका हुआ है। पर 2 साल तो हमको दिया नहीं गया पैसा, 2 साल पहले हमको पैसा दिया गया, लेकिन सारा बजट बांटने के बाद हमको सिर्फ 10% पैसा दिया गया, जबकि अधिकारी जिला पंचायत का होता है। जिला पंचायत का अधिकार होता है जितनी भी योजना आए जिला पंचायत उसको पास करे, डीपीसी मेंबर उसमें साइन करे, तभी जिला योजना बनती है। ये हमारे को अधिकार है, पर यहाँ पे अधिकारों का हनन होता है। यहाँ पर 2 साल तो हमको दिए। ऑनलाइन झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपियों को एसटीएफ उत्तराखंड ने अपनी गिरफ्त में लिया है। पीड़ित की शिकायत पर मामला भी दर्ज कर 2 आरोपियों को कर्नाटक, केरल से गिरफ्तार किया गया था, जबकि तीसरे आरोपी को महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने भी कहा कि इन आरोपियों के खिलाफ देश भर में 3,200 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं, जिसमें से इन्होंने 21 करोड़ की ठगी की है। पिछले वर्ष एक शिकायत हमारी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को प्राप्त हुई थी, जिसमें कि शिकायतकर्ता के साथ में 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। और ये जो धोखाधड़ी थी ये किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा लगाने कर और उसमें अच्छा रिटर्न देने के नाम पर की गई थी। तो इसमें हमारे द्वारा एफआईआर लिखकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। पूर्व में 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से एक की गिरफ्तारी केरला से हुई थी और एक ही कर्नाटका से हुई थी। उसी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे द्वारा एक और मुख्य अभियुक्त को महाबलेश्वर महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। इसमें जब गिरफ्तारी के बाद में इसकी जो रिकवरी की गई है फोन्स की और बैंक अकाउंट्स की, उसके आधार पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में 3200 से अधिक कंप्लेंट्स इस व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज हैं। काशीपुर में विजिलेंस सतर्कता अभियान दल ने वासखेड़ा कला तहसील प्राथमिक स्कूल में नियुक्त प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक को 10,000 की नगद रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। सीआरसी काशीपुर ब्लॉक राजकीय प्राइमरी विद्यालय बासखेड़ा से जुड़ा हुआ है। विजिलेंस को टोल फ्री नंबर पर शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में बताया गया था कि प्रधानाध्यापक दिनेश शर्मा
सहायक अध्यापक प्रताप ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले एक प्राइवेट स्कूल में चेकिंग के दौरान खामियां पाई गई हैं। रजिस्टर मेंटेन को लेकर 10,000 की मांग की जा रही थी, जिस पर शिकायतकर्ता भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई चाहता था और उसी उद्देश्य को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई। मामला पूरी तरह से झूठा निकलेगा, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हमारे प्रिंसिपल साहब दिनेश शर्मा जी ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति हैं। उन्होंने इस विद्यालय को अपनी देखरेख में एक सुंदर और बहुत अच्छा विद्यालय हमारा बना दिया है। इस गांव के लिए एक बहुत अच्छा विद्यालय उन्होंने दिया है। जिसने भी ये आरोप लगाया बहुत झूठा आरोप और किसी साजिश के तहत ये आरोप लगाया होगा और इसकी उच्च स्तरीय जांच होना बहुत जरूरी है। शर्मा जी से ज्यादा उस आदमी की जांच करने की जरूरत है जिस आदमी ने आरोप लगाए। आज हल्द्वानी विजिलेंस की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने प्राइमरी पाठशाला बांसखेड़ा कला के हेडमास्टर जो सीआरसी भी हैं और को 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। ये सीआरसी होने के नाते जो इनको चेकिंग करते हैं प्राइवेट स्कूलों की रजिस्टरों की, तो उनमें कमियां पाए जाने की जो कमियां पाई गई उसको उच्च स्तर पर ना भेजने की एवज में इन्होंने मांग की थी। और अंकुर प्रताप जो है जो सहायक टीचर हैं उन्होंने रिश्वत की डिमांड की थी, उनको उसमें गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई हल्द्वानी विजिलेंस की टीम द्वारा की जाएगी। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। सैनिकों के कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर है उत्तराखंड सरकार। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में दिया गया है क्षैतिज आरक्षण। शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी सेवाओं में सेवायोजन में वरीयता देने का किया गया है प्रावधान। शहीदों की पत्नियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण। युद्ध में घायल सैनिकों और परिजनों को एक मुश्त दी जा रही है 2 लाख रुपए की सहायता। विभिन्न युद्धों और आंतरिक सुरक्षा व सीमांत झड़पों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से दी जा रही है एक मुश्त 10 लाख रुपए की धनराशि। उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य। उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है। हम शहीदों के परिजनों के लिए हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। सरकार से मिले सम्मान और सुविधाओं से लेकर सैनिक हैं बेहद खुश। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अनेक सी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें कि गृह कर में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, स्कॉलरशिप में छूट और राज्य दिन सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाने जा रही है सैन्य धाम।
सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। देव भूमि के साथ ही वीर भूमि भी है उत्तराखंड। सैनिकों का सम्मान है देश का सम्मान। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बनभूलपुरा में हुए दंगे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया कि इस दंगे के दौरान बिहार निवासी प्रकाश कुमार नाम के एक व्यक्ति की भी मौत हुई थी। जब पुलिस ने जांच की तो यह बात सामने आई कि दंगों में प्रकाश कुमार की हत्या नहीं हुई थी। एसएसपी ने भी खुलासा किया कि बताया जा रहा है कि रंजिश के कारण प्रकाश कुमार की हत्या कराई गई थी और हत्या में पुलिस कांस्टेबल, उसकी पत्नी और साले सहित एक अन्य व्यक्ति शामिल था। पुलिस कांस्टेबल की पत्नी से प्रकाश कुमार ने अवैध संबंध थे और इस बीच उसने प्रकाश की हत्या कर देने और इसे मौत दिखाने की साजिश रची थी। बनभूलपुरा में जो उपद्रव हुआ था उसमें एक युवक की डेड बॉडी मिली थी, प्रकाश नाम की, जिसको अगले दिन हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम के बाद में और बाकी चीजें प्राप्त होने के बाद में पता लगा कि उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। इस मामले में हमारे द्वारा जब युवक की शिनाख्त हो गई और शिनाख्त होने के बाद में जब उसका एनालिसिस किया गया तो पता लगा कि ये युवक जो है ये बिहार का रहने वाला है और ये हल्द्वानी में उस दिन किसी से मिलने आया था। बाकी ज्यादा सर्विलांस करने पर ये पता लगा कि ये सितारगंज में किसी व्यक्ति के संपर्क में था और उस व्यक्ति ने इसको हल्द्वानी बुलाया। हल्द्वानी बुलाने के बाद में वहां पर इसके साथ में 2 व्यक्ति और थे और इन लोगों के बीच में किसी चीज को लेके झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद में ये जो व्यक्ति है इसकी गोलापार में ले जाकर हत्या कर दी गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।